नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। नहीं छूटेगी कोई खबर। आप देख रहे हैं एमपी दिन भर। शुरुआत चुनाव से जुड़ी हुई खबर से। चुनाव से पहले कैश बरामद हुआ है। इंदौर में पुलिस का एक्शन। देपालपुर और सांवेर विधानसभा क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई की गई है। गौतमपुरा उज्जैन रोड में बहिरामपुर जांच नाके पर यह कार्रवाई हुई। 18,55,000 रुपए बरामद हुए। सांवेर विधानसभा के चिमली फाटे में भी कार्रवाई हुई। यहां से 12 लाख रुपए बरामद हुआ। तकरीबन 30 लाख से ज्यादा की नकदी बरामद हुई है। इंदौर में पुलिस का बड़ा एक्शन। कई घंटे तक कैश गिनते रहे पुलिस वाले। चुनाव से पहले कैश बरामद। इंदौर में पुलिस का एक्शन। देपालपुर और सांवेर विधानसभा क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई। गौतमपुरा उज्जैन रोड में बहिरामपुर जांच नाके पर यह कार्रवाई हुई। यहां मिले 18,55,000। सांवेर विधानसभा के चिमली फाटे में भी कार्रवाई हुई। यहां मिले 12 लाख। बलेनो कार को चेक किया गया और उसमें एक व्यक्ति थे रवि बोबड़े, जो द्वारकापुरी इंदौर के निवासी थे। उनके पास से 4 लाख रुपए नकदी जब्त किया गया है, जिसका हिसाब के कागजात वो प्रस्तुत नहीं कर पाए विधिवत उसको जब्त करके। और हमारी सिमरौल पुलिस नाके पे जो उपस्थित थी, साथ में एसएसटी टीम जो थी, उनके द्वारा ये कार्रवाई की गई है। और लगातार इंदौर में नाकों पर सघनता के साथ चेकिंग की जा रही है ताकि विधानसभा चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हो सके। इधर आचार संहिता लगने के बाद बैतूल में पहली बड़ी कार्रवाई हुई है। चुनाव के मद्देनजर जिले के सीमावर्ती इलाकों में जांच के लिए बनाई गई एफएसटी की टीम ने नागपुर की तरफ से बैतूल आ रही एक कार की तलाशी के दौरान कार से 55 किलो चांदी के जेवरात बरामद किए। इसकी अनुमानित कीमत होगी तकरीबन 50 लाख। कार के ड्राइवर से पूछताछ करने पर पता चला कि कार का मालिक राजस्थान के जयपुर का रहने वाला महेंद्र राजपूत है। लेकिन जेवरात की इतनी बड़ी खेप कहां और क्यों पहुंचाई जा रही थी, इसकी जानकारी अब तक सामने नहीं आई है। पुलिस फिलहाल पड़ताल कर रही है। जल्द ही जेवरात की सप्लाई के मकसद का खुलासा हो सकता है। विधानसभा चुनावों को दृष्टिगत रखते हुए इलेक्शन कमीशन के निर्देशन में एफएसटी और एसएसटी टीमों का गठन किया गया है। इसी तारतम्य में आज मुल्ताई में जो एफएसटी टीम का गठन किया गया है, उसने खंबारा नाके पे नागपुर की तरफ से आती हुई एक गाड़ी में लगभग 55 किलो चांदी को जब्त किया है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 50 लाख बताई जा रही है। और एमपी में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू है, लेकिन इंदौर में चुनाव आयोग के निर्देशों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सांवेर से बीजेपी उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे तुलसी सिलावट के भाई सुरेश सिलावट गवर्नमेंट होलकर साइंस कॉलेज में प्रिंसिपल हैं। सुरेश सिलावट के भाई चुनाव मैदान में हैं। इसी कॉलेज में शहर भर के सरकारी कर्मचारियों की ट्रेनिंग चल रही है, जबकि नियमों के मुताबिक आचार संहिता लागू होने के बाद या तो उनका ट्रांसफर हो जाना चाहिए था, लेकिन सिलावट का ट्रांसफर न करते हुए उन्हें होलकर कॉलेज में ही रहने दिया गया। अब यहां चल रही चुनाव की ट्रेनिंग के बाद पारदर्शिता से चुनाव की उम्मीद कम ही है। वहाँ के सरकारी कॉलेज के प्रिंसिपल हुए, तो क्या पारदर्शिता से चुनाव संपन्न हो पाएंगे? देखिए, ये जो स्पेसिफिक आपकी क्वेरी है उसके बारे में तो इंदौर के अधिकारी ही हमें बताएंगे। मैं ज़रूर उनसे इस बारे में जो आपका जो कंसर्न है उसके बारे में चर्चा जरूर करूँगा। तो चुनाव कैसे पारदर्शिता से संभव होंगे जब वहीं पे उसी कॉलेज में वो प्रिंसिपल है और वहीं सारे कर्मचारियों की ट्रेनिंग हो रही है, जबकि कई कलेक्टर के ट्रांसफर हुए हैं। ट्रेनिंग का कोई संबंध इससे नहीं है। ट्रेनिंग एक अलग बात है और मतदान की प्रक्रिया अलग बात होती है। और अगर ऐसी कोई शिकायत होगी तो कार्रवाई हो जाएगी, उस पर परीक्षण करा लीजिए। इधर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और इंदौर 1 से बीजेपी के प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय उज्जैन जिले की नागदा विधानसभा पहुंचे। यहां से पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत को वो मनाने की कोशिश उन्होंने की। कैलाश विजयवर्गीय का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कैलाश विजयवर्गीय कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि मैं इलाके में जाऊं या नहीं जाऊं, कम से कम 50,000 वोटों से जीतूंगा। सारे निर्णय अपने पक्ष में थोड़ी होते हैं, जो हम सोचते हैं वो थोड़ी होते हैं। मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ, मेरी लड़ने की 1% भी इच्छा नहीं थी, तो मेरे को डरता थोड़ी हो गई कि मैं लड़ूंगा तो हार जाऊंगा। मैं आज भी 50,000 से जीतूंगा, नहीं जाऊंगा क्षेत्र में तो भी 50,000 वोट से जीतूंगा, क्योंकि मैं थोड़ी लड़ता हूँ, कार्यकर्ता लड़ते हैं, कार्यकर्ता जिताएंगे। कैलाश विजयवर्गीय क्या है? आप में और कैलाश विजयवर्गीय में क्या अंतर है? कोई नहीं है। पार्टी ने कमल का फूल हाथ में दे दिया, मैं क्षेत्र में जाऊं या नहीं जाऊं, मैं जीतूंगा, कम से कम 50,000 वोट से जीतूंगा, ज्यादा से भी जीत सकता हूं। मैं पूरे प्रदेश में घूमूंगा, उसके बाद भी क्षेत्र में जाऊं या नहीं जाऊं 50,000 से कम से वोट से नहीं जीतूंगा। मेरे को डर थोड़ी रहा था, मैंने मना किया, मैंने कहा नहीं, मेरे को
संगठन का काम करना, हमें सरकार बनानी है, हमें पूरे प्रदेश में घूमना है, और इसलिए आप मुझे मत लड़ाओ। पार्टी का नहीं लड़ना है, आपको लड़ लिए, तो जो पार्टी आदेश है उसका पालन करना चाहिए। मध्य प्रदेश के एक शख्स को कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का पोस्टर दिखाने पर सऊदी अरब की पुलिस ने जेल में डाल दिया। 8 महीने तक बंद रखा गया। खाने में सुबह शाम सिर्फ 2-2 ब्रेड, रात भर सोने नहीं दिया गया। परिजनों का कहना है कि ऐसे दौर में इंडियन एम्बेसी ने भी उनकी मदद नहीं की। जब जेल में अटकी सांस, एक पोस्टर बना गले की फांस। कांग्रेस नेता को सऊदी में सजा, 9 महीने बाद वतन लौटा रजा। यह है रजा कादरी, मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। निवाड़ी के युवा कांग्रेस उपाध्यक्ष के तौर पर पहचाने जाते हैं। रजा कादरी की 9 महीने बाद वतन वापसी हुई। हज पर गए थे, लेकिन मालूम नहीं था कि एक पोस्टर उनके लिए इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर देगा कि महीनों तक सऊदी की जेल में रहना पड़ेगा। हर लम्हा जिंदगी की जंग लड़नी पड़ेगी, हालात और भूख से लड़ना पड़ेगा। रजा कादरी का आखिर कसूर क्या था, जिसकी वजह से उन्हें सऊदी में सलाखों के पीछे धकेल दिया गया और जहां से उन्हें बाहर निकालकर अपने देश लौटने के लिए 9 महीने लग गए। ये कहानी खुद रजा कादरी की जुबानी सुनिए, जो उन्होंने न्यूज़ 18 के कैमरे पर बयां की। मैं 21 जनवरी को मेरी फ़्लाइट थी दिल्ली से सीधा जद्दे के लिए फ़्लाइट थी। दिल्ली से जद्दा गया मैं हज यात्रा के लिए। फ़ोटोज़ यहाँ से वायरल हुई, वहाँ पे कंप्लेन की गई, मेल किया गया। कुछ कह सकते हैं कि बीजेपी सेल की तरफ से वहाँ पे मेल किया गया। मेरी कुछ अदर फ़ोटोज़ भी जो पॉलिटिकल जो लीडर्स के साथ फ़ोटोज़ थी वो भी शेयर की गई वहाँ पे, और मुझे एक पॉलिटिकल एजेंट की तरह वहाँ पे शो किया, रिप्रेजेंट किया गया। 21 जनवरी को अपनी दादी के साथ हज के लिए मक्का गए रजा कादरी को पता नहीं था कि भारत जोड़ो का एक पोस्टर उनके सामने आफत का अंबार लगा देगा। मक्का के हरम मस्जिद में भारत जोड़ो यात्रा के पोस्टर के साथ तस्वीर खिंचवाने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया और सजा के तौर पर वहां उनके साथ जो कुछ हुआ उसे सोचकर आज भी रजा कादरी सहम जाते हैं। ना ही भरपेट खाना मिलता था और ना ही चैन की नींद, बस कुछ था तो वो अंधेरे का साथ और अपनों की याद। जब मैं मुझे होटल से ले जाया गया तो सुबह जो वहाँ का जैसे अपन TI कह सकते हैं या 3 स्टार ऑफिसर था, उससे मेरी बातचीत हुई। उन्होंने मुझे छोड़ने के लिए तुरंत के तुरंत राजी हो गए, लेकिन उसके बाद उन्होंने एक शर्त रखी कि आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आएँ, और मैंने कहा मेरे पास कुछ नहीं है। एजेंट को बुलाया उन्होंने, एजेंट ने कोई मदद ना की। वो मेरा पैसा, सामान, हर चीज़ लेके, पासपोर्ट, वीज़ा, हर चीज़ लेके वापस आ गया। 2 दिन तक मुझे पुलिस स्टेशन में रखा गया। उसके बाद उनसे कहा कि छोड़ दो, उन लोगों ने नहीं छोड़ा। वो लोग कहने लगे आप झूठ बोल रहे हैं और आपकी जो कंप्लेन है वो सच है। इसका उन लोगों ने फिर मुझे जेल में भेज दिया। 4 अक्टूबर को भारत लौटे रजा कादरी ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत में यह भी बताया कि उन्हें जिस चीज से सबसे ज्यादा जूझना पड़ा वो थी भाषा। न वहां के अधिकारियों को हिंदी समझ आती थी और न रजा को अरबी। सवाल कई होते थे लेकिन जवाब कोई नहीं। जब मेरी हालत ख़राब हुई मेंटली, तो वहाँ पे इत्तेफाक से डॉक्टर इंडियन था, उसने रिक्वेस्ट की, जेल लिख के दिया। तो उन लोगों ने 4 लोगों के साथ डाल दिया। तो चारों लोग अलग अलग कंट्री के थे, तो किसी की कोई भाषा समझ में ना आती। गूंगों की तरह बिहेव करता, खाना खा लूँ, सो रहा हूँ, बस नमाज़ पढ़ लूँ, इसके अलावा कोई बात नहीं होती थी। न किसी से कोई मेल मिलाप, ना कुछ। सबकी लैंग्वेज अलग अलग, सब डिफरेंट कंट्रीज के, सभी लोग इसी तरीके से जूझ रहे थे। रजा कादरी जिस वक्त सऊदी की जेल में सजा काट रहे थे और मुश्किल हालात का सामना कर रहे थे, उस वक्त उनका परिवार भी संघर्ष में जुटा था। संघर्ष रजा की वापसी के लिए, लेकिन आरोप है कि दरवाजा हर किसी का खटखटाया, मदद कहीं से नहीं मिली। ये लास्ट में मुझे पता चला, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था, कि एजेंट ने मुझे पकड़वाया और एजेंट ने इसके लिए 15,000 रियाल का रिवॉर्ड लिया है। घर वालों से हमें छुड़ाने के नाम पे कई बार किस्तों में उन्होंने पैसे की ठगी की है। और तो और फिर उसने एक बार मना कर दिया, फिर उसके और साथी, एक जो जयपुर का था, एक टीकमगढ़ का था, इन लोगों ने भी घर वालों से पैसा लिया कि हम आपकी बात करा देंगे, हम रजा को लेके आ रहे हैं, रजा से बात हो जाएगी आपकी। और 2-3 बार तो टिकट भी बुक करा लिया है। सभी के कुछ लोगों के मैसेज भी मेरे पास पड़े हुए हैं। और उन लोगों से मैंने आने के बाद बात की, तो वो लोग
इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं कि कुछ कहने से तो कोई लोग तो फ़ोन ही नहीं उठा रहे हैं। रजा कादरी सऊदी से भारत तो लौट आए हैं, लेकिन उनकी हरकत ने कई सवाल खड़े कर दिए। सवाल यह कि मुस्लिम समुदाय के सबसे पवित्र स्थल मक्का में आखिर इबादत जरूरी थी या सियासत। सवाल यह भी कि रजा वहां जियारत के लिए गए थे या पार्टी के प्रचार के लिए। सवाल यह भी कि रजा कादरी ने आखिर किस सोच के साथ कांग्रेस के भारत जोड़ो पोस्टर के साथ मक्का में तस्वीर खिंचवाई और मक्का से भारत जोड़ो का संदेश देने के पीछे आखिर मकसद क्या था। हृदयेश तिवारी, न्यूज़ 18। और अब खबर भोपाल से, जहां बीजेपी में टिकट को लेकर लगातार नाराजगी देखने को मिल रही है। पार्टी लगातार डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। बढ़ते डैमेज कंट्रोल पर बीजेपी के प्रवक्ता का बयान आया है। प्रवक्ता ने कहा कि बड़े परिवार में नाराजगी स्वाभाविक है। पार्टी के वरिष्ठ नेता नाराज कार्यकर्ताओं के लगातार संपर्क में हैं। चुनाव से पहले सबको समझा लिया जाएगा। नाराजगी का असर चुनाव पर नहीं पड़ेगा। कांग्रेस इस मुद्दे पर हमलावर है। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी लुटेरों की पार्टी है। जिसको भी लूट का हिस्सा नहीं मिल रहा वो विद्रोह कर रहा है। 5वीं सूची के बाद विद्रोह करने वालों की संख्या में और इजाफा होगा। इधर कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने मंडला के रामनगर में आयोजित जन आक्रोश सभा को संबोधित किया। इस दौरान उनके आंख मारने का वीडियो सामने आया। दरअसल प्रियंका गांधी मंडला जबलपुर नेशनल हाईवे 30 के बारे में बोल रही थी। उन्होंने कहा कि मंडला जबलपुर रोड 10 साल से बन रहा है। पहले 4 लेन का था, अब 2 लेन का बन रहा है। अब तक बन नहीं पाया है। इस बीच एक कार्यकर्ता उठा, चिल्लाकर उसने कहा कि जो बन रहा है वो भी ढंग से नहीं बना है। ये बात सुनकर प्रियंका मुस्कुराई, आंख मारते हुए बोली, आप आ जाइए इस मंच पर। इसके बाद काफी देर तक ठहाके लगते रहे। आ जाइए ना मंच पे। भाई मैं कह रही ढंग से नहीं बनी है। आप आ जाइए ना मंच पे। आप आ जाइए ना मंच पे। भाई मैं कह रही ढंग से नहीं बनी है। आप आ जाइए ना मंच पे। मंडला जिले के रामनगर पहुंची कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने आदिवासी वर्ग को साधने के लिए आदिवासियों के तीर्थ स्थल चौगान की मढ़िया भी पहुंची। यहां उन्होंने पूजा अर्चना की। प्रियंका गांधी के इस दौरे से मंडला जिले के आसपास के इलाकों में आदिवासियों के बीच कितना प्रभाव पड़ेगा, इससे लेकर न्यूज़ 18 ने आदिवासियों के बड़े तबके से बातचीत की। आदिवासियों की तीर्थ स्थली चौगान की मढ़िया और रामनगर में आज प्रियंका गांधी का आगमन हुआ। प्रियंका गांधी ने एक विशाल आम सभा को संबोधित किया। यहाँ पर जो प्रियंका गांधी की सभा थी वह एक जन आक्रोश सभा थी, जहाँ पर बड़ी संख्या में जन सैलाब उमड़ पड़ा। हमारे साथ यहाँ पर जो सभा में जो लोग मौजूद थे, एक बड़ा आदिवासी तबका यहाँ पर मौजूद है। हम जानेंगे उनसे कि प्रियंका गांधी के मंडला आगमन के बाद कितना प्रभाव पड़ेगा। कितना प्रभाव पड़ेगा? बहुत आसमान धरती का फर्क पड़ा। क्या देखते हैं आप? हम जो जमीन स्तर पे जो देखते हैं वो प्रियंका गांधी के आने के बाद हम गरीबों या आदिवासी कोटाओं का बहुत विकास की तौर पे आगे की ओर जा रही है। प्रियंका गांधी मंडला में नहीं भी आती तो पूरा प्रभाव पड़ा है इस क्षेत्र में। उनके आने से कितना प्रभाव? धरती आसमान का फर्क पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी 100% जीतेगी। 5वीं से 12वीं तक अलग अलग हिसाब से 500,000 रुपये देने के लिए बोला। घोषणाएं तो कर दी हैं, लगता है आपको पूरी होंगी अगर सरकार बनेगी? अब सरकार बनेगी तो होंगी, नहीं लगता है आपको? लगता है आपको। पूरा प्रभाव पड़ने वाला है। माननीय प्रियंका गांधी और कांग्रेस के सभी नेताओं के आने से यहाँ काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। गरीब, मजदूर, किसान, बेरोजगार सब परेशान हैं ये क्षेत्र में, और विकास भी नहीं हो रहा है और कोई फैक्ट्री वगैरह कुछ भी नहीं है, रोजगार काम धंधा कुछ नहीं है यहाँ, इसलिए बहुत फर्क पड़ने वाला है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हमारे मध्य प्रदेश में या हमारे मंडला जिले में बहुत ही अधिक प्रभाव पड़ेगी। प्रियंका गांधी मंडला में रामनगर पहुंची हैं, उसका बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। कृष्णा साहू, न्यूज़ 18 मंडला।
मध्य प्रदेश में आचार संहिता लग चुकी है, इसके बावजूद ट्रेनों पर अब भी सरकारी योजनाओं के विज्ञापन चमचमा रहे हैं। ताजा मामला भोपाल से चलकर दाहोद जाने वाली पैसेंजर ट्रेन का। इस पर पीएम और मुख्यमंत्री के फोटो लगे फ्लैक्स लगे हुए हैं। इसे लेकर कांग्रेस नेता पारस सकलेचा ने शिकायत दर्ज करवाई है। सकलेचा ने खुले तौर पर इसे आचार संहिता का उल्लंघन बताते हुए मामले में फोटो और वीडियो देकर चुनाव आयोग में शिकायत की है। पूरी कलरफुल है और जब इनको 8 तारीख के शाम को चुनाव आयोग ने राज्य शासन को निर्देश दे दिए मेल करके कि आप सारी शासकीय संपत्तियों के विज्ञापन को हटा दीजिए और जो शासकीय भवनों पर आपने लिखा है विज्ञापन वो सब भी हटा दीजिए, तो किसी को नहीं हटाया। रतलाम के अंदर सारे स्कूलों की बिल्डिंगें, शासकीय बिल्डिंगों पे आज भी लाडली लक्ष्मी के सरकारी विज्ञापनों की भरमार है। आज की तारीख अभी की तारीख लेटेस्ट। और अब खबर अनूपपुर से, जो मध्य प्रदेश के खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री बिसाहू लाल का गृह जिला है। यहां पर गरीबों को कीड़े लगा चावल दिया जा रहा है। मामला फुनगा के मझगवा सोसाइटी का। ग्रामीणों को फफूंद और कीड़े वाले चावल दिए जा रहे हैं। खाद्यान्न विभाग के अधिकारियों का कहना है कि कुछ चावल की बोरियों से कीड़े निकल सकते हैं। जो चावल दिया जा रहा है वो कैसा है? कीड़ा है और इतने बड़े बड़े बांधे हैं कीड़ा के। तो इसके लिए आपने सोसाइटी में जो चावल बांटती हैं उनसे बोले हैं? नहीं बोले सर, अब हम क्या करें अकेले बोल के? तो चार जी बोले तब न बने, हमारे अकेले बोले से तो कुछ नहीं हुए। खबर अशोकनगर से, यहां बहादुरपुर तहसील के एक पटवारी को लोकायुक्त ने रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। दरअसल पटवारी राजेश श्रीवास्तव एक किसान से जमीन के नामांतरण के बदले 20,000 मांग रहा था। फरियादी किसान ने इसकी शिकायत लोकायुक्त से की। फरियादी की शिकायत पर लोकायुक्त पुलिस ने त्वरित एक्शन लिया। पटवारी राजेश श्रीवास्तव को 20,000 लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। नामांतरण के एवज में उससे 20,000 रुपये की मांग कर रहा है, जिसका हमने उसके मोबाइल फ़ोन में देखा, उसका सत्यापन किया। सत्यापन करने के बाद हमने 11/10/23 को उस पर FIR दर्ज की और आज टेस्ट की कार्रवाई संपन्न। सतना जिला अस्पताल में डॉक्टर्स की लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया है। यहां एक गर्भवती एड्स पीड़ित महिला का ऑपरेशन किया गया और वो भी उस ऑपरेशन थिएटर में जहां हर दिन दर्जनों ऑपरेशन होते हैं। मामला उजागर होने के बाद अस्पताल में हड़कंप है। गायनी डिपार्टमेंट के डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ ने महिला की HIV रिपोर्ट देखे बिना सिजेरियन प्रसव करा दिया। इस दौरान डॉक्टर और स्टाफ ने पूरे SOP का पालन भी नहीं किया। ऑपरेशन थिएटर को ना ही फ्यूमिगेट किया गया। बड़ी बात यह कि HIV पीड़ित महिला के ऑपरेशन के बाद 13 घंटे में 11 महिलाओं का और प्रसव हुआ, डिलीवरी हुई। जब इस मामले में स्वास्थ्य अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने जांच के आदेश दिए हैं। अस्पताल अधीक्षक का तो कहना है कि उन्हें इस बात की जानकारी ही नहीं है। अभी मेरे जानकारी में आया नहीं है, मगर ऐसा कर्मचारी से पता चला है। उसका हम जांच कराएंगे, देखते हैं कहाँ गलती हुई है, क्योंकि HIV किट तो आज हमने पता किया तो हमारे स्टोर में उपलब्ध है। अब उसने किस तरह इमरजेंसी में कराया, इसके जांच का विषय है। हम गायनी डिपार्टमेंट से जानकारी पता करेंगे और उससे। खबर सीहोर से, यहां की इछावर कृषि उपज मंडी के गेहूं व्यापारी की दुकान से दिन दहाड़े 2 युवक गल्ले से 2 लाख रुपए निकालकर 9-2-11 हो गए। चोरी का यह मामला CCTV में दर्ज है। CCTV फुटेज देखकर इछावर थाना पुलिस के भी पहले होश उड़ गए। पहले नाबालिग चोर घुसा, दराज खोली, नोटों की गड्डी शर्ट में छिपाई, निकल लिया। इस संगीन वारदात के कुछ मिनट बाद एक युवक अंदर आया, खुली दराज से बाकी बचे नोटों की गड्डी निकाली और चलता बना। अब इन दोनों शातिरों की तलाश की जा रही है। खबर रीवा से, जहां शिक्षा के मंदिर को एक शिक्षक ने शर्मसार कर दिया। शिक्षक में न सिर्फ स्कूल
में अपनी अंक सूची लेने आए छात्र के साथ गाली गलौज की, मारपीट की, बल्कि विरोध दर्ज कराने पहुंची छात्र की मां के साथ अभद्रता करते हुए उसकी साड़ी तक उतार दी। आरोप यह कि शिक्षक नशे की हालत में था। शिक्षक ग्रामीणों से भिड़ गया। इस दौरान शिक्षक को भी चोट आई। मामला रीवा जिले के समरिया तहसील के तहत आने वाली प्राथमिक पाठशाला गोदाहा का है। स्कूल के बाहर ये हाई वोल्टेज ड्रामा होता रहा और शिक्षा के मंदिर पर दाग लगते रहे। बॉलीवुड के हरफन मौला कलाकार किशोर कुमार की कल पुण्यतिथि है। किशोर कुमार खंडवा में जन्मे, उनकी समाधि भी खंडवा में है। किशोर कुमार की पुण्यतिथि पर देश भर से उनके जो प्रशंसक हैं, फैंस हैं, वो खंडवा पहुंचते हैं। मध्य प्रदेश शासन हर साल राष्ट्रीय किशोर अलंकरण सम्मान समारोह भी आयोजित करती है, लेकिन चुनावी आचार संहिता के चलते खंडवा में होने वाला इस सम्मान समारोह स्थगित कर दिया गया। किशोर कुमार की समाधि और स्मारक को रंग बिरंगी लाइटिंग से सजाया गया है। किशोर कुमार की पुण्यतिथि 13 अक्टूबर को मनाई जाती है। इस बार विधानसभा चुनाव की आचार संहिता की वजह से इस आयोजन पर प्रभाव पड़ने वाला है। किशोर दा के नाम पर जो सम्मान दिया जाता है, इस बार अभिनेता धर्मेंद्र को उसके लिए चयनित किया गया है। क्या कुछ आयोजन होने वाले हैं, क्या कुछ प्रभाव पड़ रहा है, उसकी जानकारी किशोर सांस्कृतिक प्रेरणा मंच के जो पदाधिकारी हैं, सदस्य हैं, उनसे लेते हैं। क्या कुछ होने जा रहा है इस बार? निश्चित तौर पर हम सब के लिए गर्व की बात है कि किशोर दा, जिन्होंने गाने के माध्यम से पूरे देश में खंडवा का नाम रोशन किया, उसी के अनुरूप किशोर प्रेमी और संगीत प्रेमियों की मांग पर मध्य प्रदेश सरकार ने एक भव्य समाधि के निर्माण के साथ एक भव्य करोड़ों रुपए का स्मारक का निर्माण किया। और यहाँ पर प्रतिवर्ष 4 अगस्त उनका जन्मदिवस हो या 13 अक्टूबर उनकी पुण्यतिथि हो, उत्साह के साथ एक त्यौहार के रूप में यहाँ पर दादा को श्रद्धांजलि दी जाती है, गीतों के माध्यम से श्रद्धांजलि दी जाती है। इसी प्रकार 13 अक्टूबर जो उनकी पुण्यतिथि का अवसर है, उस दिन भी 13 अक्टूबर को प्रातःकाल यहाँ पर सभी देश भर के कलाकार, देश भर के उनके दीवाने, खंडवा के सभी लोग यहाँ पहुँचकर दादा को गीतों के माध्यम से दूध जलेबी का। और चलते चलते आखिर में जरूर देखिए, पितृपक्ष में लोग पितरों के लिए पिंडदान करते हैं, लेकिन भोपाल में कई बुजुर्गों ने अपना पिंडदान खुद कर दिया। ये सोचा जब आगे पीछे कोई नहीं है तो हमारा पिंडदान कौन करेगा, हमें बच्चे पे भरोसा नहीं है, हमने अपना पिंडदान खुद ही कर दिया। अब सुकून है, कम से कम मौत के बाद मोक्ष तो मिलेगा। जिन बच्चों ने जिंदा रहते मरने के लिए छोड़ दिया, उनका क्या भरोसा, क्या उम्मीद। यही सोचकर भोपाल के ओल्ड एज होम अपना घर में रहने वाले इन बुजुर्गों ने पितृपक्ष में खुद अपना पिंडदान कर दिया। ऐसा विचार आया जब जाने के कोई है ही नहीं, बेटा आता है उसका क्या भरोसा, इससे हमने अपना पिंडदान खुद ही कर दिया। हमें कोई ने नहीं बताया, हमने अपना पिंडदान खुद कर दिया। अपनों की बेरुखी झेल रहे ये बुजुर्ग उम्र के इस पड़ाव में समझ चुके हैं कि जो जिंदा रहते सुध लेने नहीं आए, वो मरने के बाद पिंडदान करने क्या आएंगे। तो इस बार इन्होंने खुद ही अपना पिंडदान कर दिया। जीते जी तो अपनों का प्यार नहीं मिला, दुनिया से चले जाने के बाद शांति तो मिले। अरे कहने को तो बहुत लोग हैं हमारे रिश्तेदार भी, कोई किसी का भरोसा, इतने दिन 4, 5, 7, 6 साल हो गए, अभी तक कोई एक इंसान भी नहीं आया। क्या भरोसा पिंडदान करे कि नहीं करे। इस वजह से हमने हमारा पिंडदान खुद ही कर दिया। इन बेसहारों ने एक दूसरे को सहारा बनाकर फिर से जीना शुरू कर दिया है। इन सबका दर्द एक जैसा है और शायद इस वजह से इन्हें एक परिवार बनने में समय नहीं लगा। अपनों के छोड़ देने के गम को, अपने अकेलेपन को दूर करने का तरीका ढूंढ लिया है इन्होंने। जी कोई दीदी कदर ही नहीं है, अभी आगे भी कोई कदर नहीं होगी। उन्होंने कहा कोई आगे करे चाहे ना करे, इसलिए हमने अपनी स्वेच्छा से पिंडदान कर दिया। सुख के सब साथी दुख में ना कोई,
मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा न को, सुख के सब साथी दुख में न को। बुजुर्गों के इस परिवार को संभालने वाली अपना घर की संचालिका माधुरी मिश्रा हैं, जिन्हें ये बुजुर्ग प्यार से मां बोलते हैं। कहते हैं बुजुर्ग बच्चों की तरह होते हैं। माधुरी मिश्रा इनका ख्याल भी बच्चों की तरह रखती हैं। उन्होंने बताया कि असली पितृपक्ष क्या है। 2-3 दिन पहले जब ये श्राद्ध पक्ष शुरू हुआ तो ऐसा विचार किया कि हमें ये करना है, क्योंकि मुझे इतना पता नहीं था कि ऐसा होना चाहिए कि, तो मैंने कुछ पंडितों से बात करी और आपकी इन लोगों की भी बात करवाई, तो वो बोले कर सकते हैं। तो ये सब साहस स्वीकार करा इन्हें कि हम खुद करेंगे। ये खुद अपने जो इनके पास छोटा मोटा पैसा था उससे इन्हें पूजन का सामान मंगाया, सबने इकट्ठा करके थोड़ा थोड़ा, और जो भी 100-200 का सामान आया होगा वो इन्हें अपने, हमसे किसी चीज की कोई मांग नहीं करी। और मुझे लगता है कि एक दृष्टि से सोचा जाए तो बहुत अच्छा किया। वो बच्चे जो जीते जी माँ बाप की कदर नहीं करते और मुर्दे की फिक्र करने आ जाते हैं, क्योंकि वो 2-4 घंटे की जो डेड बॉडी होती है उसको तो संभालेंगे, बड़े बड़े शॉल उड़ाएंगे, माला पहनाएंगे, और वो सोचते हैं घंटे 2 घंटे का हमारा साथ है, उसको निभाने आते। तो मुझे लगता है बुजुर्गों को भी कहीं ना कहीं अपने जीवन के लिए, अपनी चीजों के लिए जागरूक होना पड़ेगा। इन बुजुर्गों ने मौत के बाद मोक्ष का इंतजाम तो कर लिया है, अपनी औलादों को रास्ता भी बता दिया है। क्या पता उनकी औलादें भी कभी उन्हें ओल्ड एज होम छोड़कर चली जाएं, तब शायद ये तरकीब उनके भी काम आए। कोई कतीदा जब रूठ जाती है तो और भी गति हो जाती है, स्टेशन से गाड़ी जब छूट जाती है तो 1, 2, 3 हो जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।